नमस्कार बच्चों। कल तक हमने कुछ फिजिक्स में दोहराया था, 12th फिजिक्स में। आज हम आवेश का संसूचन पढ़ने जा रहे हैं, पर उससे पहले अभी तक हमने क्या पढ़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने आवेश का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखी, जिसमें बताया गया था कि थेल्स ने सबसे पहले आवेश को खोजा तथा इसे इलेक्ट्रिक नाम दिया। उसके बाद फिर इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे विलियम गिलबर्ट ने, उन्होंने इसे विट्रस और ह्यूमरस रेजिनस नाम दिया था। फिर तीसरे वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नाम दिया था। इसके बाद हम लोगों ने आवेश का गुण पढ़ा, और उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकलों को सॉल्व किया था। इसके बाद आज हम सबसे पहले आवेश को कैसे पता करेंगे कि कोई भी वस्तु आवेशित है नहीं, जिसे हम लोग बोलेंगे आवेश का संसूचन। आवेश का संसूचन यानी कि आवेश का डिटेक्शन पता किया जाता है, तो इसके लिए कुछ यंत्रों का उपयोग किया जाता है। तो मुख्यतः हम लोग दो प्रकार के यंत्र प्रयुक्त करते हैं आवेश के संसूचन के लिए। पहले यंत्र को स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी कहा जाता है, यानी कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है। और दूसरे प्रकार का जो यंत्र होता है उसे पिथ बॉल पेंडुलम पिथ पेंडुलम कहा जाता है ना। तो बारी बारी से हम लोग दोनों प्रकार के यंत्रों पर चर्चा करेंगे। तो पहला यंत्र हमारा है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। इसका चित्र बनाने के साथ इसकी संरचना का भी डिस्क्रिप्शन समझते हैं। दरअसल स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी में एक कांच का घनाकार पात्र होता है, इस तरह से कुछ, जो चारों ओर से कांच के फलकों के द्वारा बंद किया गया होता है। ये देखें, और इसके ऊपरी फलक से एक एल्युमिनियम या किसी सुचालक धातु का रॉड जोड़ा गया होता है, जो कि इस विद्युतदर्शी के अंदर नीचे एक इस तरह से हुक के समान मुड़ा होता है ना। देखिए, और इस हुक पर यहाँ पूरी तरह से ये पैक किया गया होता है ताकि बाहर से हवा या कुछ भी आवेश वगैरह अंदर ना जा सके। और इस हुक पर एक धातु की पतली पन्नी जिस पर सोने का वर्क चढ़ा होता है, इस तरह से लटकाया गया होता है। ठीक है, मतलब एक पट्टी होती है इस तरह से, जिसे बीच से मोड़कर इस पर ऐसे लटका दिया जाता है। अब ये तो इसकी संरचना बड़ी ही सिंपल हो गई है ना, कि एक कांच का बॉक्स है जिस पर एक सुचालक धातु का हुक लगा हुआ है, और इस हुक पर सोने का वर्क चढ़ा हुआ, सोने का पानी चढ़ा हुआ एक धातु की पतली पट्टी को मोड़कर लटका दिया जाता है। नॉर्मल कंडीशन में ये दोनों पट्टियां एक दूसरे से चिपकी हुई होती हैं, इस तरह से लटकी रहती हैं ना। अब जब हम किसी भी वस्तु को देखना चाहते हैं कि ये आवेशित है अथवा नहीं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उस वस्तु को लाकर, जो भी वस्तु होती है, इस धातु की छड़ पर टच कराते हैं। जब इस पर हम टच कराएंगे तो इस वस्तु पर उपस्थित आवेश इस रॉड से होता हुआ इस पत्ती पर चला जाएगा, और पत्ती के दोनों सिरों पर यह आवेश आपका पहुंच जाएगा। अब आप जानते हो कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये जब दोनों पर सजातीय आवेश होंगे तो दोनों पत्तियां एक दूसरे से दूर की ओर फैल जाती हैं।
तो यानी कि अगर कोई भी वस्तु इससे टच कराए जाने पर पट्टियाँ फैल गई हैं तो इसका मतलब कि वो वस्तु आवेशित है, और अगर टच कराने पर ये पट्टियाँ नहीं फैली तो वो वस्तु आवेशित नहीं है ना। तो ये इलेक्ट्रोस्कोप हो गया। इसके द्वारा सबसे पहली बात क्या पता चलती है हमें कि वस्तु आवेशित है अथवा नहीं। ठीक है। अच्छा, इसके द्वारा हम एक काम और कर सकते हैं, दो आवेशित वस्तुओं के बीच कंपैरिजन भी कर सकते हैं, है ना, कि किसमें ज़्यादा आवेश है, कितना किसमें कम। तो वो कैसे? अगर मान लीजिए ये वस्तु पहली वस्तु हो गई, इसको इस पर टच कराने पर ये दोनों पट्टियाँ थोड़ा सा फैलती हैं, है ना। उसके बाद इसे डिस्चार्ज कर दिया गया तो फिर से पट्टियाँ चिपक गई। फिर दूसरे वस्तु को जब यहाँ पर लाकर हम टच करेंगे, इस पर टच कर देते हैं, तो अगर ये ज़्यादा फैल जाती हैं पट्टियाँ, तो जिस वस्तु को टच करने पर ये पट्टियाँ ज़्यादा फैलेंगी वो ज़्यादा आवेशित है, और जिस वस्तु को टच करने पर ये पट्टियाँ कम फैलेंगी वो वस्तु कम आवेशित है। तो आवेश की मात्रा को भी पता किया जा सकता है कि किस वस्तु पर ज़्यादा आवेश है और किस वस्तु पर कम। ठीक ना। तो ये हो गया आपका स्वर्णपत्र विद्युत दर्शी। अगर आप प्रयास करें तो इसे अपने घर पर भी बना सकते हैं, बड़ी ही आसान विधि है। हम इसके लिए थोड़ा सा आपको हिंट दे रहे हैं कि आप कैसे बना लोगे। एक आप कांच की बोतल लीजिए, पारदर्शी कांच की बोतल, उसके ऊपर ढक्कन में कोशिश करिए कि ढक्कन उसका कुचालक हो। अगर कुचालक नहीं मिलता तो आप लकड़ी का छोटा सा एक ढक्कन के बराबर काट लीजिए, उसमें बीच पे छिद्र कर लीजिए। तो एक बोतल लीजिए आप कांच की, ध्यान रखिएगा प्लास्टिक की बोतल मत लीजिएगा। इसके ऊपर एक लकड़ी का या कॉर्क का कुचालक ढक्कन लगा दीजिए, और एक एल्युमिनियम का मोटा तार या रॉड लीजिए और बीच में से छिद्र करके बाहर निकाल लीजिए, और उसका दूसरा सिरा आप हुक के समान मोड़ दीजिए, है ना, इस तरह से। अब इसके बाद आप इसमें इसकी पट्टी, ये वाली पट्टी बनाने के लिए 3 प्रकार के वस्तुओं का उपयोग कर सकते हो आप। पहला तो एकदम पतला कागज ले लीजिए, उसकी पतली सी ऐसी पट्टी बना लीजिए, आप काट लीजिए। अगर ये नहीं मिल पा रहा तो पतली सी पन्नी की पट्टी काट लीजिए आप, प्लास्टिक की। ठीक है। और अगर आपको एल्युमिनियम की फॉइल मिल जाए पतली, तो वो एल्युमिनियम की फॉइल ले लीजिए, एल्युमिनियम की पन्नी। तो ये 3 में से कुछ भी अगर मिलेगा तो आप इस प्रकार का इलेक्ट्रोस्कोप अपने से बना सकते हैं। इन सभी पट्टियों को, जो भी पट्टी आपके पास हो, उसको बीच में से बिल्कुल मोड़ लीजिए, और मोड़ के लगभग उसको वी आकार देकर इस यहाँ पे उसे टंगा दीजिए आप ऐसे। ठीक है। लीजिए, आपका इलेक्ट्रोस्कोप बनकर तैयार है। और जब भी आपको चेक करना हो तो एक कंघी या पेन का टुकड़ा लीजिए, उसे अपने सूखे बालों पर रगड़िए, और जब आप यहाँ पे उसे टच कर देंगे तो उससे आवेश होकर इन पन्नियों पर चला जाएगा और ये फैल जाएंगी, जिससे आपको आवेश का पता चलने लगेगा। इस इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा सामान्यतः हम ये 2 चीज़ें तो पता कर सकते हैं, लेकिन कभी भी आवेश की प्रकृति, यानी कि वह धनावेश है या ऋणावेश है, ये पता नहीं कर सकते थे, है ना। तो इसके लिए हम दूसरे प्रकार का संसूचक यंत्र प्रयोग करते हैं, जिसे हम बोलते हैं पिथबाल पेंडुलम। पिथबाल पेंडुलम। पिथबाल पेंडुलम की भी संरचना बहुत ही आसान होती है। आइए इसकी संरचना और क्रियाविधि को समझते हैं। पिथबाल पेंडुलम में एक धातु का स्टैंड होता है, इस तरह से कुछ, ऐसा। इसका ऊपरी सिरा ये ऐसा बना दिया जाएगा, और यहाँ पे एक सिल्क का धागा होगा, है ना, और सिल्क के धागे से लकड़ी की अत्यंत हल्की बॉल, जिसके ऊपर एल्युमिनियम की कोटिंग की गई रही होगी, यानी कि एक लकड़ी की बॉल होगी और ऊपर से क्या चढ़ा रहेगा आपका, एल्युमिनियम की पतली परत,
उसे लटका दिया जाता है। आइए इसकी थोड़ा सा नामांकन भी कर लेते हैं। सिल्क का धागा, लकड़ी की बॉल और इसके ऊपर से एल्युमिनियम का कवर, और ये आपका क्या होगा, स्टैंड, है ना। तो ये हमारा पिथ बॉल पेंडुलम की संरचना है। अब इसके द्वारा हम पता कैसे करते हैं, जब भी हम कोई आवेशित वस्तु इससे पहले टच करा देंगे तो इसके चारों ओर वो आवेश उत्पन्न हो जाएगा, और जिस वस्तु को हमें पता करना है कि इस पर आवेश है अथवा नहीं, तो अगर हम उसके समीप लाते हैं, तो जैसे मान लीजिए हम पहले इस पर धनावेश को टच करते हैं तो इस पर क्या उपस्थित हो जाएगा, धनावेश। अब एक दूसरी हम धनावेशित वस्तु अगर इसके समीप लाते हैं तो ये बॉल इस वस्तु से दूर की ओर भागेगी, तो हम समझ जाएंगे कि इस पर धनावेश है। अगर इसके समीप ऋणावेश को सित वस्तु को हम लाएंगे तो ये धनावेश इसकी ओर आकर्षित हो जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इस पर धनावेश है, क्योंकि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होगा और विजातीय आवेशों में आकर्षण। तो इस प्रकार से पिथ बॉल पेंडुलम भी आपका कार्य करता है। तो हमने दो प्रकार के संसूचक यंत्र देखे, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी और पिथ बॉल पेंडुलम। चलिए बच्चों, अब हम आवेशन की कुछ विधियों पर चर्चा करते हैं कि हम किसी भी वस्तु को आवेश किस तरह से दे सकते हैं। वैसे तो आप लोग नॉर्मली ये प्रयोग कई बार अपने घरों पर कर चुके होंगे कि अगर आप किसी कंघी को अपने सूखे बालों पर रगड़ते हैं तो रगड़ने के कारण उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है, यानी कि जब उसको कागज के समीप ले जाओगे तो वो छोटी वस्तुओं को आकर्षित करेगा। दूसरा, आप कभी भी टीवी स्क्रीन के सामने अगर अपने हाथों को ले जाते हैं तो आपके हाथ के बाल टीवी स्क्रीन की ओर आकर्षित होने लगते हैं, क्योंकि टीवी की स्क्रीन भी क्या होती है, आवेशित होती है। तीसरा, आपने स्कूल के बचपन के दिनों में पेन को अपने बालों से रगड़कर, है ना, उसमें आवेश उत्पन्न किया होगा और छोटी वस्तुओं को आकर्षित करके देखा होगा, है ना। तो ये कई सामान्य विधियां जिसके द्वारा हम आवेश उत्पन्न करते हैं, लेकिन प्रॉपरली आवेश उत्पादन के लिए मुख्यतः 3 विधियां होती हैं। पहला होता है घर्षण विद्युत या घर्षण के द्वारा आवेशन, ठीक है। दूसरा होता है प्रेरण के द्वारा आवेशन, और तीसरा होता है चालन के द्वारा आवेशन। तो आवेशन की हमारे पास 3 विधियां हैं, पहली घर्षण के द्वारा, दूसरी प्रेरण के द्वारा और तीसरी चालन के द्वारा, ठीक है। तो इसके बाद हम सबसे पहले चर्चा शुरू करते हैं घर्षण के द्वारा आवेशन कैसे उत्पन्न होता है। घर्षण के द्वारा आवेशन, है ना। चलिए देखते हैं। ये विधि बहुत ही आसान है, जो आप लगातार करते देख रहे हो कि आप जो दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हो तो दोनों वस्तु आवेशित हो जाती हैं। अगर पहली वस्तु धनावेशित होगी तो दूसरी वस्तु क्या होगी, ऋणावेशित। अगर दूसरी वस्तु धनावेशित है तो पहली वस्तु क्या हो जाएगी आपकी, उसके विपरीत आवेशित हो जाएगी, ठीक ना। तो बस ये बड़े सिंपल विधि है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाएगा तो वो आवेशित हो जाएंगी। तो घर्षण के द्वारा आवेशन की यही है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये आवेशित होती कैसे हैं। इसे समझने के लिए आप ध्यान से देखिएगा, इसे कभी कभी प्रश्न दे दिया जाता है, घर्षण विद्युत की व्याख्या कीजिए। दो नंबर का ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो घर्षण के द्वारा आवेशन या घर्षण विद्युत की व्याख्या या इसकी क्रिया विधि, इसको समझने के लिए पहले हम थोड़ा सा कुछ विशेष चीज़ों को समझते हैं, जैसे कि कार्यफलन। कार्यफलन के बारे में विस्तृत चर्चा आप इलेक्ट्रॉन एंड फोटॉन वाले चैप्टर में करोगे, जानकारी प्राप्त करोगे। लेकिन यहाँ पे कार्यफलन को इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि घर्षण के द्वारा आवेशन किस प्रकार से उत्पन्न होता है ये जानने के लिए कार्यफलन जानना आवश्यक है। इसको जानने के लिए आइए परमाणु की संरचना पर चलते हैं थोड़ा सा। किसी भी परमाणु में एक नाभिक होता है जिस पर धनावेशित प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, और जितने प्रोटॉन यहाँ होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है।
और जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होते हैं, आखिरी संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अंतिम कक्षक में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम इस कक्षक के बराबर ऊर्जा बाहर से इस परमाणु को देंगे तो इस कक्षक का इलेक्ट्रॉन ये ऊर्जा प्राप्त करके बाहर निकल जाता है ना। समझ में आई बात कि अगर ये बाहरी कक्षक के इलेक्ट्रॉन संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉन बाहर से ऊर्जा प्राप्त करेगा तो ये उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा कक्षक में जाएगा, और नॉर्मली अगर उच्च ऊर्जा कक्षक वहाँ पे प्रेजेंट नहीं तो हम ये कह सकते हैं कि ये बाहर निकल जाता है ना। तो ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जिसे प्राप्त करके कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने कक्षक से बाहर निकल जाता है या उत्तेजित होकर दूसरी कक्षक में चला जाता है, उच्च ऊर्जा कक्षक में चला जाता है, ऊर्जा की उस न्यूनतम मात्रा को ही उस वस्तु का कार्यफलन कहते हैं। समझ में आया कार्यफलन क्या है। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर एक आयरन की प्लेट है और एक दूसरी कोई कॉपर की मान लीजिए प्लेट है ना। तो यहाँ पे समझने की बात है कि अगर आयरन का कार्यफलन उच्च हो और कॉपर का कार्यफलन क्या हो, कम, यानी कि आयरन का कार्यफलन ये ऊर्जा की मात्रा क्या हो, ज़्यादा हो, और कॉपर का कार्यफलन कम हो, और दोनों को हम समान मात्रा में ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ा कर देते हैं, यानी कि पहले 0 दिए, फिर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे बढ़ा के देते हैं। तो चूंकि कॉपर का कार्यफलन कम है तो ये कम ऊर्जा प्राप्त करके ही इसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगेंगे, यानी कि मान लीजिए इसका कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसका कार्यफलन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब हम इसको 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देंगे तो दोनों में से किसी के भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे। जब हम इसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देंगे तब भी किसी के इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे। पर जैसे ही हम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देते हैं तो उस स्थिति में चूंकि इसका कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो कॉपर के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगेंगे, जबकि आयरन के इलेक्ट्रॉन उस समय बाहर नहीं निकलेंगे। आई बात समझ में। पर और बढ़ाए 3 दिए तो दोनों इसके तो निकलेंगे पर इसके नहीं निकलेंगे। पर जैसे ही हम 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देते हैं तो उस समय आयरन और कॉपर, क्योंकि दोनों ऊर्जा की मात्रा दोनों के कार्यफलन से ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर निकलने लगेंगे। तो क्या कार्यफलन समझ में आया। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। कार्यफलन क्या है, कार्यफलन ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा है जिसे प्राप्त करके कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने कक्षक से या अपने धातु की सतह से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये कार्यफलन हो गया। अब घर्षण के द्वारा आवेशन की प्रक्रिया में या घर्षण विद्युत की व्याख्या में इस कार्यफलन का बहुत बड़ा योगदान होता है। कैसे, जैसे मान लीजिए हम 2 वस्तुओं को आपस में जब रगड़ रहे हैं तो आप देखेंगे कि ठंडी के दिनों में जब आप अपने हाथ को ऐसे रगड़ते हैं तो हाथ गर्म पड़ जाते हैं, है ना। ध्यान करिए। तो घर्षण के द्वारा ऊष्मा का उत्पादन होता है, और ऊष्मा भी एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा। तो जब हम 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो इसके कारण इनके मध्य ऊष्मा का उत्पादन होता है। अब जितनी ऊष्मा निकल रही है वो भी एक ऊर्जा का रूप है। तो अगर इन दोनों में से किसी एक वस्तु का कार्यफलन उस उत्पन्न ऊष्मा से कम होगा, है ना, तो जो उत्पन्न ऊर्जा हो रही है वो कार्यफलन से ज़्यादा हो रही है, तो उस एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये एक वस्तु हो गई और ये एक वस्तु हो गई। हम इन दोनों को आपस में जब रगड़ रहे हैं, घर्षण कर रहे हैं, तो अगर इसका कार्यफलन घर्षण कारण उत्पन्न ऊर्जा से कम हुआ तो उतनी ऊर्जा प्राप्त करके इसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगेंगे, है ना। और जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो कहाँ जा पाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकल रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पर। आई बात समझ में। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो कहाँ चले जाएंगे, दूसरी वाली वस्तु पर। आई बात समझ में। तो इस पर आप जानते हो कि जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर कैसा आवेश उत्पन्न होता है, धनावेश, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाता है वहां पर कैसा आवेश उत्पन्न होता है, ऋणावेश, है ना। तो इस प्रकार से जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर धनावेश उत्पन्न होता है, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर ऋणावेश उत्पन्न होता है ना।
घर्षण विद्युत की भी प्रक्रिया में, घर्षण के द्वारा आवेशन में भी आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन होता है। कैसे? जितना धनावेश इस पर उत्पन्न होगा उतना ही ऋणावेश इस पर उत्पन्न होगा। तो अगर दोनों को जोड़ा जाए तो दोनों कैंसिल आउट होकर टोटल घर्षण के पहले का चार्ज कितना था? 0 था, है ना। और घर्षण के बाद का दोनों का योग कितना आ रहा है? 0। तो घर्षण के पहले का चार्ज बराबर घर्षण के बाद का चार्ज। तो इस प्रकार से घर्षण के द्वारा आवेशन में भी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन होता है। तो देखिए, घर्षण के द्वारा आवेशन में हमने कार्यफलन को समझा और कार्यफलन के आधार पर हमने ये देखा कि किस प्रकार से घर्षण किए जाने पर वस्तु आवेशित हो जाती है ना। बच्चों, इस व्याख्या से एक चीज तो स्पष्ट हो गई कि जिस वस्तु का कार्यफलन कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और जिस वस्तु का कार्यफलन अधिक होगा उस पर इलेक्ट्रॉन चले जाया करेंगे, है ना। तो निश्चित है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाएगा तो जिस वस्तु का कार्यफलन कम है उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो उस पर क्या होगा? धनावेश उत्पन्न होगा। और जिसका कार्यफलन क्या है? ज़्यादा है, उस पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उस पर क्या होगा? ऋणावेश उत्पन्न होगा। तो दो वस्तुओं को आपस में रगड़े जाने पर किस वस्तु पर धनावेश और किस वस्तु पर ऋणावेश उत्पन्न होगा, ये जानने के लिए एक छोटी सी सारणी हम लोग बनाते हैं, 2 कॉलम की। इसमें ये आपका कॉलम फर्स्ट हो गया, ये कॉलम आपका क्या हो गया? सेकेंड। बस ध्यान रखिएगा कि जो कॉलम फर्स्ट की वस्तु होंगी वो पॉजिटिव चार्ज होंगी, धनावेशित होंगी, और जो कॉलम सेकेंड की होंगी वो ऋणावेशित। अब आइए देखते हैं, अगर मान लीजिए हम कांच की छड़ और रेशम को आपस में रगड़ते हैं तो इस स्थिति में कांच की छड़ पर धनावेश आएगा और रेशम पर क्या आएगा? ऋणावेश। यानी कि कांच की छड़ का कार्यफलन कम होगा तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ चला जाएंगे? सिल्क यानी कि रेशम पर। तो इसीलिए सिल्क पर ऋणावेश और कांच पर धनावेश उत्पन्न होगा। अगली वस्तु है, यदि मान लीजिए आपके पास लकड़ी है या फिर फनल है ना, ये है, इसको हम रगड़ते हैं अंबर या कि एबोनाइट, रबड़ या फिर प्लास्टिक के साथ। इस स्थिति में इन दोनों वस्तुओं पर सदैव धनावेश उत्पन्न होगा क्योंकि इन दोनों का ही कार्यफलन इन चारों से कम है और इन चारों वस्तुओं पर क्या उत्पन्न होगा? ऋणावेश। अगला, एबोनाइट को अगर हम पॉलीथीन यानी कि जो प्लास्टिक की पन्नियां होती हैं उसके साथ रगड़ते हैं, तब भी हमारे साथ क्या होगा? एबोनाइट पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा और पॉलीथीन पर नेगेटिव। क्यों? क्योंकि एबोनाइट का कार्यफलन क्या होता है? कम होता है और पॉलीथीन का कार्यफलन ज्यादा। वर्क फंक्शन, कार्यफलन को एक्चुअली बोलते क्या है? वर्क फंक्शन। ठीक है। एक और भी आप, जैसे सबसे अधिक जो आप यूज कर रहे हो ड्राई हेयर, उसको अगर आप कंघे के साथ रगड़ते हो तो बालों पर आपके पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा और कंघे पर आपका नेगेटिव चार्ज, है ना। क्यों? क्योंकि सूखे बालों का जो कार्यफलन है वो कम होता है, बाल का कार्यफलन कम होता है, और कंघी यानी कंघी प्लास्टिक की बनी होती है उसका कार्यफलन अधिक होता है। तो इस सारणी को बना लीजिए और इसमें से देख लीजिए कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाए तो किस वस्तु पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होगा, है ना। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि घर्षण के द्वारा आवेशन हमने देखा, अब हमें प्रेरण के द्वारा आवेशन देखना है। तो उसे देखने से पहले एक और भी क्वेश्चन अक्सर इसी चीज़ से पूछ लिया जाता है, तो यहीं पे समझ लिया जाए उसे कि आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत बताइए। क्वेश्चन क्या आता है 2 नंबर का? आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत बताइए।
यानी कि इलेक्ट्रॉनों के आधार पर आवेश किस प्रकार से उत्पन्न होता है, क्वेश्चन का मतलब ये है। तो बड़ी ही सिंपल चीज़ है जो कि अभी हम लोग यहाँ पे समझे कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है ना, या कि किसी भी तरह से इनके बीच में ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, तो जिस वस्तु का कार्यफलन क्या होगा, कम होगा। फाई से दर्शाते हैं कार्यफलन को, तो जिस वस्तु का कार्यफलन कम होगा उसके इलेक्ट्रॉन पहले ही ऊर्जा प्राप्त करके निकलने लगेंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो कहाँ चले जाएंगे, दूसरी वस्तु पर जिसका कि कार्यफलन क्या होगा, उच्च होगा। तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में जा रहे हैं, तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उस पर कैसा आ जाएगा, धनावेश, और जिस पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उस पर कैसा उत्पन्न हो जाएगा, ऋणावेश। बस जितनी मात्रा में यहाँ पे धनावेश उत्पन्न होगा उतनी ही मात्रा में यहाँ पे ऋणावेश। यही है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, कि इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर के द्वारा किस प्रकार से आवेश को उत्पन्न किया जाता है। ठीक है ना। तो ये बड़ी ही सिंपल बात थी और छोटी सी बात है। फिर से एक बार इसे समझ लें कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा के कारण जिस वस्तु का कार्यफलन कम होता है उसके इलेक्ट्रॉन पहले ही बाहर निकलने लगते हैं और दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं जिसका कार्यफलन उच्च होता है। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर ऋणावेश, और दोनों वस्तुओं पर आवेश का परिमाण समान होता है, बस एक वस्तु पर धनावेश और दूसरे वस्तु पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। यही आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है। ठीक है, अब अगले पोर्शन में चलते हैं। चलिए बच्चों, अब प्रेरण के द्वारा आवेशन को समझते हैं कैसे होता है। प्रेरण के द्वारा आवेशित हम किसी भी वस्तु को कैसे कर लेते हैं। तो प्रेरण के द्वारा आवेशन के लिए हमें दो वस्तुओं की आवश्यकता होगी, एक आवेशित वस्तु जिसके द्वारा हम प्रेरण के द्वारा आवेशन उत्पन्न करेंगे, और दूसरी क्या होगी, अनावेशित वस्तु। आइए चित्र बना के इसे समझते हैं। देखिए हमारे पास मान लीजिए एक लोहे या कांच या किसी भी वस्तु प्रकार का गोला है जिसको हमें आवेशित करना है। ये अनावेशित है, अभी ये वस्तु कैसी है आपकी, अनावेशित है ना। इसे हमें क्या करना है, आवेशित करना है। ठीक है, अब देखिए इस अनावेशित वस्तु को प्रेरण के द्वारा आवेशित करने के लिए हमें एक आवेशित वस्तु की आवश्यकता होगी। मान लीजिए ये हमारी अनावेशित वस्तु हो गई, लोहे कांच का गोला। तो हम इसके समीप एक कांच की रॉड लाते हैं जिस पर किस प्रकार का आवेश है, धनावेश। ठीक है, तो ये आपकी आवेशित वस्तु होगी और ये क्या होगी, आपकी अनावेशित वस्तु। और प्रेरण के द्वारा आवेशन के लिए पहले स्टेप में हम एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के समीप लाते हैं। समीप लाने पर होगा क्या, चूंकि आप जानते हो कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होगा और विजातीय आवेशों में क्या होगा, आकर्षण। तो ये गोला उदासीन अनावेशित इसलिए है क्योंकि इस पर जितना धनावेश है उतना ही क्या होगा, ऋणावेश। अब चूंकि ये धनावेश है तो धन से ऋण आवेश क्या होगा, आकर्षित होगा। तो इस कंडीशन में इस गोले के अंदर उपस्थित सभी ऋणावेश इस सतह पर इकट्ठा हो जाएंगे, इस साइड, और जो धनावेश हैं इस गोले के अंदर के वो इस धनावेश से प्रतिकर्षित होकर इस सतह पर इकट्ठे हो जाएंगे। कैसे, देखिए यहां पे ये आपकी आवेशित वस्तु थी, कांच की रॉड, जिस पर कैसा आवेश है बच्चों, धनावेश है। तो हुआ क्या कि इस धनावेश से प्रतिकर्षित होकर सभी धनावेश इस सतह पर इकट्ठा हो गए, और जबकि इससे आकर्षित होकर इस गोले के अंदर के सभी ऋणावेश इस सतह पर इकट्ठा हो गए। आई बात समझ में। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि गोले की इस सतह को पृथ्वीकृत कर देते हैं। ये सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप हम क्या करेंगे कि दूर वाली सतह को इसे हम पृथ्वीकृत कर देते हैं, ऐसे देखिए। ठीक है, तो इस सतह पे धनावेश था, पृथ्वीकृत किए जाने पर यह समस्त धनावेश यहां से चलकर कहां चला गया, पृथ्वी के अंदर चला गया, पर इस सतह पर ऋणावेश इस पर शेष बचा रहा। ठीक है ना, यह आपका थर्ड स्टेप हो गया। अब फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे कि इस रॉड को भी हटा लेंगे और इस पृथ्वीकृत को भी हटा देंगे। देखिए यहां पे तब क्या होगा, इस पर केवल ऋणावेश शेष बचेगा इस गोले पर, और जब इन दोनों को हटा लेंगे तो आकर्षण और प्रतिकर्षण सारे बल खत्म हो जाएंगे। तो ये ऋणावेश इस संपूर्ण गोले की सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, है ना। तो देखिए हो ना गया ये ऋणावेशित आपका गोला। फिर से इसे एक बार समझें
कि आप प्रेरण के द्वारा आवेशन करने के लिए हमें एक आवेशित वस्तु चाहिए और एक अनावेशित, है ना। फिर हम क्या करेंगे, आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के समीप ले जाएंगे, जिससे होगा क्या, इस गोले के अंदर के समस्त जो धनावेश थे वो इस धनावेश से प्रतिकर्षित होकर दूर की ओर व्यवस्थित हो गए, दूर वाली सतह पर, जबकि ऋणावेश इस धनावेश से आकर्षित होकर इसके समीप वाली सतह पर इकट्ठा हो गए, है ना। उसके बाद हमने क्या किया कि इस गोले की दूर वाली सतह को पृथ्वीकृत कर दिया, तो इस सतह पर उपस्थित समस्त धनावेश कहाँ चला गया, आपके पृथ्वी में, है ना। तो यहाँ पर देखिए ऋणावेश शेष बचा। इसके बाद हम इस पृथ्वीकृत को भी हटा देंगे और इस रॉड को भी हटा देंगे, जिससे ये संपूर्ण ऋणावेश इस पूरी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो देखिए जब हमने धनावेशित वस्तु को ली थी तो हमें क्या मिला, गोले पर ऋणावेश, है ना। और अगर हमें यहाँ पे धनावेश चाहिए होगा, पॉजिटिव चार्ज, तो हमें यहाँ पे क्या लेना होगा, ऋणावेशित वस्तु। यानी कि जिस प्रकार का भी आवेश हमें उत्पन्न करना है उसके विपरीत प्रकार का आवेशित वस्तु को हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो इस प्रकार से हमारे किसी भी वस्तु पर प्रेरण के द्वारा आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो ये तो था प्रेरण के द्वारा आवेशन की विधि। चलिए अब अगले भाग में देखते हैं चालन के द्वारा आवेशन। ठीक है, देखिए हमने आवेशन की 3 विधियां पढ़ी अभी तक। पहला घर्षण के द्वारा आवेशन, तो घर्षण के द्वारा दोनों वस्तुओं पर आवेश उत्पन्न होता था, पर विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न होता था, और जितना एक वस्तु पर उत्पन्न होता था उतना ही दूसरे वस्तु पर भी, है ना। दूसरी विधि हमने देखी प्रेरण के द्वारा, तो इस पर सदैव जिस प्रकार की आवेशित वस्तु हम लेते थे उसके विपरीत प्रकार का आवेश इस पर उत्पन्न होता था, है ना। और तीसरी विधि जो है चालन है, ये बहुत ही आसान विधि है। इस विधि से किसी भी वस्तु को आवेशित करने के लिए हमें बस उसे अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के साथ टच करवा देना है। जैसे मान लीजिए ये अनावेशित वस्तु थे, इसे हमें आवेशित करना है, तो हम क्या करेंगे, एक आवेशित वस्तु लेंगे इस प्रकार से और इसे अनावेशित वस्तु के संपर्क में ला देंगे, यानी कि उससे टच करा देंगे। तो धीरे धीरे इसका धनावेश धीरे धीरे इस पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये वस्तु भी यहाँ देखिए, ये हमने टच करवाया, तो इस रॉड का धनावेश चालन के द्वारा धीरे धीरे इस वस्तु पर भी कुछ मात्रा में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर इस वस्तु को हम अलग कर लेंगे, तो इस पर कुछ मात्रा में धनावेश शेष बचा रह जाएगा, एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो ये भी अनावेशित वस्तु इस 3 स्टेप में आवेशित हो गई। तो तीनों विधियों में क्या डिफरेंस समझ में आया कि पहली जो घर्षण के कारण आवेशन की विधि थी, उस विधि में क्या होता था कि जितना आवेश इस पर उत्पन्न होता था उसके विपरीत प्रकार के उतनी ही मात्रा में आवेश इस पर भी उत्पन्न होता था, है ना। दूसरी विधि जब हमने देखी प्रेरण के द्वारा हमेशा विपरीत प्रकार का आवेश इसमें उत्पन्न होता था। और तीसरी विधि चालन के द्वारा में जितना टोटल इस पर आवेश है उसी का कुछ भाग इस दूसरी वस्तु पर भी चला जाता था। इस प्रकार से आवेशन की तीनों विधियां समाप्त हुई। इसे अच्छे से बना लीजिए। हाँ, तो बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा कि आवेशन की इन विधियों में 2 नियमों का हमेशा पालन किया जाता है, उसी के आधार पर आवेशन की क्रिया होती है। पहला, आवेश संरक्षण का सिद्धांत और आवेशों की योज्यता। ठीक है, कि कितना भी आवेश उत्पन्न हो पर दोनों का योग सदैव 0 बना रहेगा, है ना। और दूसरा, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, अगले पोर्शन में चलिए अब हम लोग थोड़ा सा हो गया बेसिक सब क्लियर। अब हम डायरेक्ट आते हैं कूलाम के नियम पर, यानी कि स्थिर विद्युत बल या कूलाम का नियम। दरअसल पहले के प्रयोगों के द्वारा ये बात स्पष्ट हो चुकी थी कि मतलब 2 आवेश अगर सजातीय आवेशों को पास ला जाए तो इनके मध्य प्रतिकर्षण बल होता है, और विजातीय आवेशों को समीप लाने पर इनके मध्य क्या होता है, आकर्षण। तो अगर 2 आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण हो, यानी एक दूसरे को दूर भगाएं, या कि 2 आवेशों के मध्य क्या होगा, आकर्षण हो, यानी कि एक दूसरे को समीप खींचने जाएं, ये है ना। तो दोनों ही स्थितियों में इन दोनों आवेशों पर
बल लगता है। क्या लगता है? बल। तो ये तो निश्चित था कि इन दोनों के मध्य बल लगेगा, दो आवेशों को समीप लाओगे तो बल लगेगा, ये बात तो सभी जानते थे। लेकिन ये नहीं मालूम था कि ये बल कितना लगेगा, है ना। तो इस बल का परिणाम बताने के लिए कि ये कितना बल लगेगा, फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स आगस्टिन डे कुलाम, कौन? चार्ल्स आगस्टिन डे कुलाम ने सन 1785 में, किस सन में? 1785 में एक नियम प्रतिपादित किया, जिस नियम के आधार पर दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल की गणना की जा सकती थी। इस नियम को ही कूलाम का नियम कहा गया। कहीं कहीं इसे व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी बोलते हैं, और कहीं कहीं स्थिर विद्युत बल का नियम भी कहा जाता है ना। तो ये कूलाम के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, और यही वो कूलाम है जिनके सम्मान के लिए आवेश की इकाई को भी कूलाम नाम दिया गया था। तो आइए इस नियम को पहले ध्यान से देखते हैं कि क्या नियम दिया गया था। कूलाम ने बताया कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ध्यान से इस नियम को देखिए। ठीक है, एक्चुअल में इस नियम के दो भाग थे। दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लास्ट में एक लाइन ये भी आप इसमें जोड़ दीजिए, तथा यह बल दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इस नियम के मुख्यतः दो भाग थे। पहला भाग यह था कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल यानी कि F, इतने तक का मतलब क्या निकला? दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। तो ये इसका पहला भाग हुआ, है ना, ये वाला। और समानुपाती तथा इनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो ये दूसरा भाग हुआ, है ना। अब देखिए इसका डिस्क्रिप्शन अपन देते हैं तो हमारे पास सारी चीजें हमें मिल जाए। तो अगर हम पहले भाग को इसके ध्यान से देखें तो पहला भाग हमें ये बताता है कि दो आवेशों के मध्य, मान लीजिए कि दो आवेश Q1 और Q2 आपके पास हैं। ये आपका Q1 चार्ज हुआ और ये आपका क्या हो गया? Q2 चार्ज। और इन दोनों को एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर यदि रखा जाता है ना, और रखे हैं अगर, तो इन दोनों के मध्य कुछ न कुछ बल कार्य करेगा, यानी कि F हो। अगर दोनों धनावेशित हुए या कि दोनों ऋणावेशित यानी कि सजातीय चार्ज हुए तो इन पर दूर की ओर बल लगेगा, दोनों पर प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। पर अगर ये दोनों विजातीय आवेश धन और ऋण हुए तब इनमें क्या करेगा? समीप की ओर बल कार्य करेगा, यानी कि आकर्षण बल। तो जो भी बल कार्य कर रहा है आकर्षण या प्रतिकर्षण, अगर उसकी वैल्यू F है तो दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल F। पहला स्टेटमेंट
दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से क्या हो जाएगा, दोनों के मध्य कार्य करने वाला बल F इन दोनों आवेशों के गुणनफल के Q1 Q2 के समानुपाती होता है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है। और सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है कि दोनों आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल यानी कि F इनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इनकी मध्य की दूरी क्या है आपकी r, तो दोनों के मध्य कार्य करने वाला बल F इनके मध्य की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड, है ना। अब फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट व सेकेंड को अगर हम मिलाकर लिख दें तो क्या हो जाएगा, F समानुपाते Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर, दोनों को हमने मिला के रख दिया। अब समानुपात का निशान हटाने के लिए एक नियतांक जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम एक नियतांक जोड़ते हैं, कैपिटल के Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर, जहाँ कैपिटल के एक समानुपातिक नियतांक है जिसका मान 9 गुणे 10 की घात 9। अच्छा, मात्रक देखने जाए अगर तो आर स्क्वायर उधर चला जाएगा, Q1 Q2 बटा में चला जाएगा, तो एफ का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम्ब स्क्वायर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम्ब स्क्वायर होता है। इस समानुपातिक नियतांक को हम लोग कूलाम्ब नियतांक या कप्पा नियतांक भी कहते हैं। ठीक ना। आइए इस पर आगे और भी चर्चा करते हैं। देखें, के का मान के इक्वल टू हमने अभी क्या बताया आपको, 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम्ब स्क्वायर, या फिर इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो आपका फार्मूला क्या बन जाएगा, एफ इक्वल टू के का मान अगर ये रख दें हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। ये है दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का व्यंजक। इसका दूसरा रूप ये भी होगा, एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। ये दोनों ही कूलाम्ब बल के लिए व्यंजक है। यहाँ पे ये एप्सिलॉन नॉट मुक्त आकाश की विद्युतशीलता कहलाती है, जिसका मान 8.85 गुणे 10 की घात ऋण 12। अब इसका मात्रक कैसे निकालेंगे, एप्सिलॉन नॉट को यहाँ ले जाइए तो एफ यहाँ चला आएगा, ये दोनों नियतांक है, तो ऊपर क्या बचा है आपके पास Q1 Q2 यानी कि कूलाम्ब गुणे कूलाम्ब बराबर कूलाम्ब का स्क्वायर, और बटे में आपका क्या रहेगा, एफ आ गया था यहाँ, तो एफ का मात्रक प्रति न्यूटन और आर का मात्रक मीटर का स्क्वायर। ये है एप्सिलॉन नॉट का मान और उसका मात्रक, इसे ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, ये बड़ा ही सिंपल बात था कूलाम्ब के नियम के लिए। और बल चूंकि आप कभी कैलकुलेट करो तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तो हमेशा आप उसका मात्रक न्यूटन रखोगे। अब आगे देखते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं ताकि इस कूलाम्ब बल को और भी अच्छे से समझ सकें हम लोग। मान लीजिए हम आपको एक क्वेश्चन बोल देते हैं कि दो आवेशित कण हैं, दो आवेशित हैं, दो कूलाम्ब के दो आवेशों को 1 मीटर दूरी पर रखा गया है। इनके मध्य 1 मीटर की दूरी पर वायु या निर्वात में, ये मैंने क्यों लिखा है मैं आपको आगे समझाता हूं, क्योंकि माध्यम का परावैद्युतांक भी कैलकुलेशन किया जाता है, जो कि आगे हम चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो 2 कूलाम्ब के दो आवेशों को या प्लस 2 कूलाम्ब के दो आवेशों को 1 मीटर दूरी पर वायु या निर्वात में रखा गया है, तो इनके मध्य लगने वाले बल की गणना कीजिए। आइए इसका चित्र बनाते हैं थोड़ा सा। हमारे पास दो आवेश हैं, दोनों की वैल्यू कितना है, +2 कूलाम्ब +2 कूलाम्ब। इन दोनों को वायु या निर्वात में कितनी दूरी पर रखा गया है,
1 मीटर की दूरी पर, यानी कि r बराबर 1 मीटर और Q1 बराबर 2 कूलाम और Q2 बराबर आपको क्या दिया गया है, 2 कूलाम। यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं Q1 इक्वल टू 2 कूलाम, Q2 इक्वल टू 2 कूलाम और R इक्वल टू 1 मीटर। तो कूलाम के नियम से हमें बल की तो गणना करनी है। कूलाम के नियम से दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर, जहाँ K की वैल्यू क्या होती है, 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो ये K की वैल्यू हमने पुट कर दिया। Q1 का मान 2 है, Q2 का मान भी कितना है, 2, तो 2 गुणे 2 बटे R का मान कितना है बच्चों, 1 मीटर, और चूंकि R का स्क्वायर लगा है तो 1 का स्क्वायर। चलिए इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। F बराबर 2 दूना 4, 1 एक कम 1, 4 भाग 1 बराबर 4, 9 चौको 36 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन, यानी कि इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल इतना आ जाएगा। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था पहला क्वेश्चन। आइए सेम एक क्वेश्चन और उठाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन वायु या निर्वात में जीरो 0.8 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। आपको 0.8 मीटर भी दिया जा सकता था या कि 8 सेंटीमीटर भी कहा जा सकता था, रखे गए हैं। तो इनके मध्य बल की गणना कीजिए। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपका Q1 बराबर भी E है और Q2 बराबर भी क्या है, E, और दोनों के मध्य की दूरी R बराबर कितना है, 0.8 मीटर। तो डायरेक्ट कूलाम के नियम से F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। Q1 की वैल्यू E है, Q2 की वैल्यू E है, वैल्यू दोनों की। तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा, के E इंटू ई बराबर E का स्क्वायर बाई R का स्क्वायर। अब सभी मानों को रख दीजिए और तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। तो F इक्वल टू के का मान 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू ई का मान 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19, चूंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा तो इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, बटे R का मान 0.8 और इसका भी स्क्वायर लगा तो यहाँ भी आपको स्क्वायर करना होगा। चलिए आगे कैलकुलेशन करते हैं। F इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9 है ना, 16 हम 256, तो 2.256 इंटू 19 दूना 10 की घात ऋण 38 है ना, बटे 8 ठाई 64, तो 0.64। समझ में आया। आइए 8 से काटते हैं। पहले तो इसका दशमलव जब हटाएंगे तो इसका दशमलव हटाने पर यहाँ पे 2 शून्य बढ़ जाएंगे और इसका भी दशमलव हटाने पर यहाँ पे 2 शून्य, तो दो शून्य आपस में पहले ही कट चुके हैं। तो 8 ठाई 64, 8 त्रिक 24, 8 दूना 16, फिर से 8 से कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 चौक 32, तो यहाँ पे कितना बचा आपके पास 4, तो 9 चौको 36 गुणे ये -38 है, ये +9 है, तो 38 में से 9 गया, कितना बचेगा -29, तो 10 घात -29 न्यूटन, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाला बल कितना आ गया आपका 36 इंटू 10⁻⁻29 न्यूटन। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आपको ये समझ में आया होगा और कुछ इसके न्यूमेरिकल भी आपको दिए गए हैं। एक न्यूमेरिकल आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, जिसे ध्यान से देखिए, और अगले सेशन में हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल इस कूलाम के नियम से रिलेटेड लगाएंगे। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक दूसरे से वायु या निर्वात में 0.5 मीटर की दूरी पर रखे हैं। इनके मध्य
लगने वाले बल की गणना कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे और जो भी आपका आंसर आता है उसे आप मुझे कमेंट पर बताएंगे। अगर बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो हम आगे अगले वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी पिछले वीडियो में भी आपको एक होमवर्क दिया गया था, उसके बारे में कोई कमेंट नहीं आया, इसलिए मैं उसको सलूशन नहीं दे रहा हूँ। अगर ना बना हो तो आप कमेंट तुरंत कर दीजिए, तो तुरंत ही उसका सलूशन आपको दे दिया जाएगा। चलिए, बाय।